ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಯೂತ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 40 lakhs ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ 3 lakh 4 lakh 5 lakh ಪೀಪಲ್ ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ಸರಳತೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲಿತೀರಾ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಕಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್ 1 crore ಆಜಾದಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಸೂಪರ್ ಅಚೀವರ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ರೋಲ್ मॉडल अचीवर, सो मिसेस अक्षी दत्ता एंड दिग्विजय सिंह जी, वो इन दोनों को मैं तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारा डिजिटल स्क्रीन पर. सो वेलकम अक्षी जी एंड दिग्विजय जी. Thank you, yes. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम अक्षय जी और दिग्विजय जी. तो बहुत इंतजार था अब दोनों का, और इतना कुछ हम हमारा प्रोमो वीडियो देखते हुए हजारों आपका फैंस इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारा यूट्यूब में आपका वीडियो देखे हैं. बहुत सारा कई लोग आपको आने आपको सुनने के लिए दिल्ली तक आए हैं, पर्सनली मिलने के लिए. बहुत सारा फॉरेन ट्रिप में हमारा डाउनलाइंस आपसे मुलाकात करते हुए काफी एक्साइटेड है. और आप तो मोदी केयर का संपत्ति हो, इतना कुछ हासिल करते हुए बहुत बड़ा टॉप लीडर होके, एक मिसाल होके, रोल मॉडल होके बहुत बड़ा सक्सेस को खड़ा किया है आपने. तो आप दोनों को तहे दिल से मैं स्वागत करना चाहूंगा. वेलकम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. तो हाँ, अभी तो एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो चुका है, और यहाँ पे कई हजारों लोग लाइव पर आके बैठे हैं तो आपका सक्सेस स्टोरी सुनने के लिए. तो दिग्विजय जी, मैं आपको कहीं स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहूंगा, और थोड़ा एक हल्का सा शिकायत भी है, वो मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा हुआ था कहीं 21 साल पहले माधुरी दीक्षित जो देश का धड़कन थी, उसका जब शादी हुई थी, करोड़ों लड़के उनको दिल टूट गया था. 1.5 साल पहले हमारा मोदी केयर का ड्रीम गर्ल अक्षय जी का शादी हुई थी दिग्विजय जी से. उस टाइम पे कम से कम हजारों लड़के का दिल टूटा था, और आपको देख के थोड़ा सा हल्का सा जलस फील हुआ था दिग्विजय जी को देखते हुए. यू हैव अर्नड इट. और अब दोनों, मैं इतना बोल सकता हूँ, रब ने बना दी जोड़ी, और इतना कुछ अच्छा तालमेल है. सो यू आर मेड फॉर ईच अदर एंड मोदी केयर कपल, मोदी केयर ब्लड, और आपको पूरा इंडिया आपको रोल मॉडल जैसे लिए है. तो पहले आपको मैं सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा आपका बैकग्राउंड के बारे में बताइए इन शॉर्ट, और कैसा रहा मोदी केयर का एंट्री. तो पहले अक्षय जी आप बोलिए, उसके बाद दिग्विजय जी, तो आपको भी मैं सुनना चाहूंगा. जी सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि आज हम साउथ इंडिया की मीटिंग में बैठे हुए हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से आज हम इसको आगे लेकर जाएंगे. और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्लेजर फील कर रहे हैं कि हम आज यहाँ पर आए हैं, इस चैनल पर आए हैं. और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जब स्टार्टिंग की बात करूं तो सर एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मेरे पापा इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, तो हम लोग अपने घर का जो सामान है वो कैंटीन से लाया करते थे, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी. कैंटीन से अच्छा डिस्काउंट आ रहा था. मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, और जो मेरी मम्मी है वो सुबह स्कूल पढ़ाती थी, शाम को ट्यूशंस लेती थी, रात को पेइंग गेस्ट चलाती थी. तो सुबह से लेके शाम तक ना मम्मी और पापा सिर्फ स्ट्रगल करने में लगे हुए थे, और उनको उनके स्ट्रगल को देख कर मैं बड़ी होती जा रही थी. सिर्फ एक चीज दिमाग में आ रही थी कि जब ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसकी जो मेन रीजन है वो है कि ये सारा स्ट्रगल हो रहा है हमारे लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल करता है. और उसी टाइम मैंने रियलाइज करना स्टार्ट किया कि जब मेरे पेरेंट्स इतना स्ट्रगल मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. उस समय पे बहुत कुछ मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कोई जॉब कर लूं या फिर मैं कोई बिजनेस को स्टार्टअप कर लूं. लेकिन बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, जॉब के अंदर ना मुझे एक चीज पता थी कि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन अपने ड्रीम्स को कभी फुलफिल नहीं कर सकती. और बात करूं बिजनेस
की तो दोस्तों ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, 60 गज के घर में रहती थी, 4 लाख की आइटन गाड़ी थी घर के अंदर, और मम्मी पापा दोनों स्ट्रगलिंग थे। तो सोचा कि यार बिजनेस तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगेगा, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों सच बताऊं तो कुछ भी नहीं था। तो उस समय पे लगा कि क्या करें, और सेकंड ईयर कॉलेज में थी उस समय पे मोदी केयर लाइफ में आया। और कैसे आया, मेरे पापा के थ्रू मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और पापा को जो हमारे मेंटोर है मिस्टर मलिक, उन्होंने बोला कि आपको एक अपॉर्चुनिटी में शेयर करने वाला हूँ, और उन्होंने बोला एक बार बस आप ना इसको देख लो कि ये क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो पापा ने पहले तो बहुत बार मना किया, लेकिन एक दिन मनोज सर जो मेरे मेंटोर है वो घर पे आ गए, और घर आए व्यक्ति को कभी मना नहीं किया जा सकता। और उन्होंने घर आकर मेरे पापा से एक बात बोली कि दत्ता जी, मैं आज के बाद कभी भी आपको मोदी केयर के लिए नहीं बोलूंगा, ये लास्ट बार है, हमारा एक सक्सेस सेमिनार हो रहा है, आपको उसके अंदर आना है, और अगर आप इस बार नहीं आए तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे। तो बस पापा का पता नहीं क्या उस समय दिमाग में आया कि पापा उस समय उस इवेंट में चले गए, और इवेंट से आते ही मेरे पीछे पड़ गए कि बेटा तुझे अपनी आईडी देनी है, और मतलब हम सामान लेकर आएंगे। और जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि यार ये क्या पापा किस चक्कर में पड़ रहे हैं, क्यों ये बेकार के काम कर रहे हैं। और मैंने पापा से सिर्फ एक बात बोली कि मेरे बस की नहीं है पापा, मैं तो ये नहीं कर सकती। तो बस ऐसे ही कुछ बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर और चीजें हुई, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा हर एक मिडिल क्लास लोगों का स्टोरी होता है, ऐसे ही आपका स्टोरी है। तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಒಂದು ತಂದೆ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರ ತಾಯಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, PG ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೋಜ್ ಮಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಬಿಗ್ ಲೀಡರ್, ಸೂಪರ್ GBD, ಅವರಿಂದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ID ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ತಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಲೈಫ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಅದು ಅದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಆ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो दिग्विजय जी, आपका थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए. हम जानते हैं कि बहुत बढ़िया बैकग्राउंड है आपका, तो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, सेशन में बुलाया। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। घर का बैकग्राउंड ऐसा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनका हरियाणा स्टेट में बहुत अच्छा नाम रहा था। उसके बाद वो चीजें पापा ने संभाली, और घर में कभी कोई कमी नहीं रही। पापा ने फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट कर रखी थी, पर पापा ने ना ये सोचा कि मैं अगर बच्चों को पैसे दे दूंगा ना हाथ में तो वो बिगड़ जाएंगे। उन्होंने हमेशा पैसों पे रोक रखी है हम लोगों के ऊपर। उन्होंने कभी ज्यादा पैसे हाथ में नहीं दिए। मैं जब कॉलेज जाता था तो पापा मेरे को एक हफ्ते के 100 रुपए दिया करते थे, वो उसमें भी ऑटो से आना जाना। कोई मेरे को बाइक नहीं दी गई, कोई मेरे को गाड़ी नहीं दी गई। उसके लिए आज मैं अपने फादर को, मदर को थैंक यू करता हूँ। जो चीज उन्होंने मेरे साथ उस टाइम करी थी, आज उसकी वजह से मैं आज एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हूँ। तो पढ़ाई भी एक अच्छे स्कूलिंग से करी थी, और ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। बट मेरे ना शुरू से बहुत अच्छे ड्रीम्स थे। मैं ये सोचता था कि अपने बड़े भाइयों को देख के कि मैं ना यार नौकरी नहीं करूंगा। वो सुबह जाते थे, रात को वापस आते थे, सुबह जाते थे, रात को वापस आते थे। कोई लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं, छुट्टी नहीं मिलती थी ऑफिस में। तो मैं ये देखता था कभी नौकरी नहीं करूंगा तो बिजनेस ही करूंगा। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया, पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो दिखा कि यार घर से पैसे लेने पड़ेंगे, मेरे को बिजनेस करना है तो। और घर से पैसे लेने पसंद नहीं थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक था, और गाड़ियां मेरे को पता है कि नौकरी से नहीं मिलने वाली, वो करना तो बिजनेस ही पड़ेगा। तो नौकरी से शुरुआत करी थी। 11,000 की मेरी पहली नौकरी लगी थी MBA कंप्लीट करने के बाद, और धीरे धीरे नौकरी करता गया। 4 साल नौकरी करी, और उस नौकरी के सफर में समझ में आ गया कि नौकरी में क्या होता है। आपकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस चेंज आता है तो सिर्फ और सिर्फ एक लंच में चेंज आता है। डेली हमारी सब्जी चेंज हो जाती है, और कोई चेंज नहीं आता। तो वहां से मैंने सोचा कि अब सेविंग करनी स्टार्ट करनी है, छोटी छोटी सेविंग करूंगा और कोई छोटा सा बिजनेस सेटअप करूंगा। वहां से मैंने देखा कि
छोटी छोटी जो सेविंग कर रहा हूँ उससे भी मेरे को दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसी दौरान में 2018 में कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ अच्छी चीज आती है तो भगवान एक दूत भेजता है। वो दूत मेरे साथ बैठा हुआ है जिनका नाम है अक्षय दत्ता। 2018 में मेरी लाइफ में आई और इन्होंने मेरे को मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया। मेरे को समझ में आया कि इस बिजनेस में क्या होता है। यहाँ से मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ। यहाँ से जो मेरे को गाड़ियां चाहिए, यहाँ से जो मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, यहाँ से जो मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, सारी चीजें मिल सकती है। तो ये सब था। बहुत बढ़िया दिग्विजय जी, इतना बढ़िया बैकग्राउंड है और इतना अच्छा परवरिश रहा आपका परिवार में कि उन लोगों ने आपको इतना मतलब पूरी तरह से आजादी नहीं दिया, तो यही अच्छा संस्कार आपको सिखाया है आपका पेरेंट्स। तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರ ತಾತ ಇವರ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇವರಿಗೆ. ಇವರ ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್, ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರ್ನೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಆಗಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಇವರೆಲ್ಲದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಲಾವಿಷ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆ ತರ ಜೀವನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನು ಹಣ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. सो एक्सेलेंट। तो अक्षय जी, जैसे आपने शुरू किया था उस टाइम पे 19 साल का उम्र में, तो उस टाइम पे तो हर लड़कियां पैशन करते रहती है और आयश करती रहती है। उस टाइम पे कोई सीरियसनेस नहीं आता है जिंदगी में, छोटा लड़की जैसे आप दिखती थी उस टाइम पे। तो आई एम श्योर डेफिनेटली आपको बहुत सारा समस्या, नेगेटिविटी सामना करना पड़ा था, आपको लगता है, क्योंकि जब भी आप डेमो दिखाने जाती थी उस टाइम पे कोई सब लोग नफरत करते थे। तो बहुत मुश्किल को सामना करते हुए आपने बहुत तरक्की किए होंगे उस टाइम पे। तो कैसा रहा? जनरली एक छोटा लड़की होके बिजनेस करना शुरू कर देंगी तो बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपने कैसा समस्या को सामना किया उस टाइम पे, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर बिल्कुल आपने सही कहा, चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते थे क्योंकि एक तो मेरी उम्र बहुत कम थी उस समय, मैं 19 की थी। और जिस भी मैच्योर, क्योंकि अगर मैं 19 साल की उम्र में एक 18-19 साल की लड़की या लड़के से बात करूंगी कि तू बिजनेस कर ले, घर का सामान ले ले, तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि घर की परचेजिंग पावर होती है जो घर में बड़ा होता है, मतलब उनकी मम्मी, उनके पापा, वो सब लोग। और मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो पड़ोस की आंटियां थी उनसे जाके बात करना स्टार्ट करी और एक एक करके सारी आंटियों ने मुझे मना करना स्टार्ट किया। दे सेड कि अक्षय ये सब चीजें नहीं चलती बेटा, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, हम सब जानते हैं, ये सब बेकार की चीजें हैं, तू इन चक्कर में मत पड़। जिसकी आईडी ऊपर ऊपर लगी होती है वो तो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जो बाद में आईडी लगाता है ना उसको कुछ नहीं मिलता। मैं दिखाती थी सुरेखा भार्गव मैम का चेक, उस समय जब 23 लाख आता था तो उन्होंने मुझसे बोला कि 23 लाख इनका आ रहा है बेटा, तेरा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 15, 16, 20 साल से ये कर लग रही है, तब इनका आ रहा है, बट तू तो अभी स्टार्ट हुई है, तू तो बहुत नीचे नीचे ज्वाइन हुई है नेटवर्क में, तेरा नहीं आएगा बेटा कभी भी। तो इतने चैलेंजेस आते थे, घर के रिलेटिव्स ही इतना मना करते थे। मामा जी कहते थे ये बेवकूफ बनाने का काम है, पहले खुद बेवकूफ बनो, फिर अपनी टीम में 4 को बेवकूफ बनाओ, फिर वो और 4 को बेवकूफ बनाएंगे, फिर बेवकूफों की टीम खड़ी हो जाएगी। मतलब हर कोई मेरे अगेंस्ट था। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैं अपने मेंटोर से मिली और उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि अगर इस बिजनेस में बेटा आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि गोल नहीं होगा तो बहुत जल्दी आपके अंदर नेगेटिविटी और डीमोटिवेशन आ जाएगा। तो वो गोल ही था जो मुझे आगे इस बिजनेस में बढ़ाता गया। मैंने अपना जो गोल था उसे अपने बेड के सामने उसका पोस्टर लगाया, रोज सुबह उठ के उसको देखती थी, रोज रात को सोते हुए उसे देखती थी, विजुअलाइज करती थी कि ये चीज मेरे पास आ चुकी है। मैंने अपना पहला 11 लाख की कार का टारगेट लिखा था जो मुझे अपने मम्मी पापा को 25th एनिवर्सरी पे गिफ्ट करनी थी। और उसको करने के लिए मुझे एक चीज पता थी कि लोग चाहे मुझे कितना भी मना करे, अगर मुझे वो अचीव करना है तो किसी की भी नेगेटिव बातें नहीं सुननी, क्योंकि कोई पड़ोसी, कोई मामा, कोई चाचा आकर मेरे ड्रीम को पूरा नहीं करेगा। जो मैं अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहती हूँ
कोई भी आकर नहीं करेगा, लेकिन टांग सब खींच के, लेग पुलिंग सब करेंगे और बोलेंगे कि तू इसे छोड़ दे, तू इससे मत कर। अगर उनसे पूछा जाए कि मैं क्या करूं, तो वो कहेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन मना करने में सब लोग आगे थे। तो बस मैं आगे बढ़ती रही, अपने गोल मेरे साथ में था और सिस्टम से कनेक्टेड रही, तो कभी भी वो चीज नहीं आई और मैं आगे बढ़ती गई। ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನೀವು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ತುಂಬಾ ಎದುರಿಸಿದೀರಾ, ಯಾವ ತರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬಂತು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಷಿಜಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಆಂಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀನೇನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ತರ ಇದೆಯಾ, ನೀನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಎಲ್ರು ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 15 ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಮಾವ, ಇವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲದು ಟೋಪಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ ಮೆಂಟರ್ ಮನೋಜ್ ಮಲಿಕ್ ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ವಿಷನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಡ್ರೀಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಆನಿವರ್ಸರಿ, 25ನೇ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಡ್ರೀಮ್ ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಜರ್ನಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीख मिल रहा है अक्षय जी. सो आई एम श्योर डेफिनेटली हमारा बहुत सारा दर्शक लोग, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे और अपना जिंदगी को देख रहे होंगे, उनका जिंदगी में कैसा अटक गए थे वो लोग, उसको देखने के लिए एक मौका मिल रहा है. तो विजय जी, आपका तो मैं बैकग्राउंड जानता हूँ, जो भी अमीर लोग होते हैं उनको ये साबुन तेल का बिजनेस बोलने से ही नफरत होता है और बिग पिक्चर उनको समझ में नहीं आता है. वो भी शुरुआत में छोटा छोटा इनकम आया होगा आपको, उस टाइम पे कैसा समस्या को आपने सामना किया, उसको कैसा आपने सॉल्यूशन ढूंढा शुरुआत में. मैं तो ये जानता हूँ आप इंडिपेंडेंट आदमी बनना चाहते थे हमेशा, आपका पिताजी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होते थे और मोदी केयर को आने के बाद पूरी तरफ से अक्षय जी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहते थे. इसीलिए हम आपको काफी बड़ा तारीफ करते हैं. आप हमेशा सेल्फ मेड मैन हो, तो इसीलिए हम ज्यादा आपको प्यार करते हैं. तो आपका शुरुआत कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए. सर, ये बात है 2018 की. मैं ना स्टार्टिंग में इस बिजनेस को बेकार मानता था, क्योंकि मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर थी, उनके साथ में रहा हूं जब मैं MBA कर रहा था, तो उन्होंने 2-3 ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करी थी, उनका बड़ा अच्छा नाम था मार्केट में. तो सिस्टर क्या करती थी, वो बहुत सारे सामान ले आती थी और पैसा कुछ नहीं आता था. मेरे को दिखता था कि सिर्फ पैसा जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा है. तो मेरे को समझ में आ गया था कि ये बिजनेस कैसे होता है. फिर अक्षय ने मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताया, तो मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी सिस्टर ने ये 2-3 साल पहले काम किए थे, मैंने देखा है कि यहाँ पे सिर्फ सामान लेके आना होता है, पैसे वेस्ट जाते हैं, कुछ नहीं आता. मैंने अक्षय को साफ मना कर दी. बट कहते हैं ना कि इस बिजनेस में फॉलोअप रखना बहुत स्ट्रांग है, बहुत जरूरी होता है. तो अक्षय ने फॉलोअप रखा मेरे साथ. दोबारा कॉल आया, मैंने मना कर दी. तीसरी बार मेरे को फोटो भेजती है, जो विजय लक्ष्मी जी मैम है, उन्होंने उस टाइम पे मर्सिडीज कार ली थी, तो मेरे को वो फोटो भेजी. मैंने कहा यार सच में वाकई में ऐसी गाड़ियां आती हैं? कहती हाँ. ये कहती अक्षय ने मेरे को बताया कि दूध बेचा करती थी, आज मर्सिडीज में घूमती है. फिर गुजरात में विजय अग्रवाल जी है, जो पानी के पाउच बेचा करते, उस दौरान में उन्होंने एस क्रॉस गाड़ी ली थी, लगभग 11-12 लाख की. उसकी फोटो भेजी अक्षय ने. जब मेरे सामने 2-3 पिक्चर्स आ गई, तो मेरे को समझ में आया ऐसा कुछ सच में हो सकता है क्या. फिर अक्षय ने मेरे को बताया कि 50 लाख की जैगुआर कार मैं लेने जा रही हूँ. अब मेरे को लगा, मैं 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, 50,000 रुपए मेरी इनकम आ रही है, सैलरी ले रहा हूँ, बट मैंने आज तक सोचा नहीं कि मैं कोई 5 लाख 6 लाख की गाड़ी ले लूं. और अक्षय 25 साल की उम्र में जैगुआर 50 लाख की गाड़ी का नाम ले रही है, वो भी साबुन पाउडर तेल के बिजनेस से. तो मेरे को लगा कि ये झूठ बोल के इस बिजनेस में लाना चाह रही है. फिर अक्षय ने मेरे को बोला, जब जैगुआर आ गई तो मेरे को समझ में आ गया हाँ बिजनेस में पावर है. बट मेरे को पता था कि यार मैं अच्छी फैमिली से हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, ये साबुन पाउडर तेल के काम में मैं नहीं फंसूंगा. कौन घर घर जाके बात करेगा, कौन लोगों की मना सुनेगा, कौन लोगों से उल्टी सीधी बातें सुनेगा. तो मैंने साफ इस बिजनेस के लिए मना कर दी जैगुआर देखने के बाद. अब अक्षय का मेरे पास लास्ट बार कॉल आता है, मेरे को कहती है
कि तेरे से लास्ट बार बोल रही हूँ, मोदी केयर बिजनेस की आज के बाद बात नहीं करूंगी। एक सेमिनार है जयपुर में जहां पे 19 महीने में एक लीडर ने फॉर्च्यूनर कार निकलवाई है। तू चाहता है कि अपने बलबूते कुछ करना है लाइफ में, बट चलाता अपने पापा की दी हुई गाड़ी, वो भी फॉर्च्यूनर। हमारे पास एक लीडर है जिन्होंने मोदी केयर से इंडिपेंडेंटली काम करके फॉर्च्यूनर गाड़ी निकलवा ली 19 महीने में। मैंने कहा अच्छा। तो मेरी ना ईगो हर्ट हो गई कि मैं अपने घर में पापा की दी हुई गाड़ी चलाता हूँ और वहां पे 19 महीने। मैंने कहा ठीक है, मैं जयपुर चलता हूँ, सेमिनार में देखता हूँ। वहां पे सारी चीजें देखी मैंने, और वहां देखने के बाद समझ में आया कि एक नहीं, यहाँ तो हजारों लोग हैं जो कि पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो वहां से मेरा विजन क्लियर हुआ कि दिग्विजय सिंह, जो तेरे ड्रीम्स है ना, जो अच्छी गाड़ी चाहिए, जो अच्छा घर चाहिए, वो यहाँ से तेरे को मिल सकता है। अक्षी ने 25 साल की उन्होंने जैगुआर गाड़ी निकलवा ली, तो तू भी 3-4 साल में एक अच्छी लग्जरी कार निकलवा लेगा। वहां से आती मैं बिजनेस में लगा। पहला महीना पार्ट टाइम में काम किया था, तो एक छोटा सा चेक आया था 689 रुपए का। पापा को नहीं बताई थी क्योंकि मेरे को पता था पापा अगेंस्ट खड़े होंगे इस बिजनेस के, मेरे को साफ मना करेंगे। तो मैंने सिर्फ मम्मी को बता देता घर में। फिर नेक्स्ट मंथ मैंने फुल टाइम आ गया था इस बिजनेस में, क्योंकि मेरे को तसल्ली हो गई कि 689 रुपए आ गए ना, तो 6 लाख भी आ जाएंगे, 6 करोड़ भी आएंगे। तो वहां से आती मैंने फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट किया। एक महीना पार्ट टाइम करा, नेक्स्ट मंथ से फुल टाइम। और फुल टाइम करने के बाद अक्षी ने मेरे को कुछ चीजें बोली थी, ये करना, वो करा मैंने। तो पापा को कहीं से पता चली कि ये इसने नौकरी छोड़ दी है दिग्विजय ने, और ये इस आलतू फालतू के काम में फंस गया है। पेटियां ले लेके जाता, मैं तब बाइक पे पेटियां बांध के जाता था। मेरे पास बाइक थी तो उसमें पेटियां बांधता था, 10 जगह जाता था। जहां मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वहां पे डीपी नहीं थी, तो फरीदाबाद से उधर उस लोकेशन पे बाइक पे पेटियां बांध के सामान लेके जाता। पापा ने मेरे को बोला कि बेटा तू अपना करियर खराब कर लेगा इस बिजनेस में आके, अपनी नौकरी वापस ज्वाइन कर ले। उस दौरान मेरे पास एक ज्वाइनिंग आई हुई थी होंडा कंपनी से राजस्थान। मैंने साफ मना कर दी, पापा नहीं, मैं सिर्फ ये बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि आने वाले टाइम में इस बिजनेस का स्कोप है। पापा ने कहा तेरे को 2 चॉइस दे रहा हूँ, या तो नौकरी कर ले या फिर मेरे से बात करना बंद कर दे, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। जब माँ बाप सामने आ जाते हैं ना, उससे बड़ा चैलेंज कुछ नहीं होता। तो मेरे को लगा कि आज पापा मेरे, ये देखो ये मेरे पापा हैं, पापा 1 महीना बात नहीं करेंगे, 2 महीना बात नहीं करेंगे, बट 3-4 महीने बाद तो बात कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे पापा हैं, पापा मेरे से प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर आज मैं मोदी केयर छोड़ देता हूँ ना, तो आने वाले टाइम में मेरे पापा परेशान होंगे कि मेरे बेटा 4 दिन की छुट्टी भी नहीं मार पाता नौकरी से। तो मैंने उस दौरान में मोदी केयर ही चूज किया कि मैं 6 महीने के अंदर अंदर पापा को रिजल्ट निकाल के दूंगा, और जल्दी से जल्दी पापा को दिखाऊंगा कि इस बिजनेस की पावर क्या है। और मैंने एक्शन पे एक्शन किए, और तीसरे महीने बाद सर 35,000 रुपए का चैलेंज आ गया, चेक आ चुका था मेरा तीसरे महीने में। और वहां से पापा को दिखाया कि पापा ये देखो, आज 3 महीने बाद 35,000 रुपए आने लगे, और 4 साल मैंने जब नौकरी करी थी तो सिर्फ 50,000 रुपए तनख्वाह आती थी। ये आपके सामने। तब पापा को विश्वास हुआ, फिर पापा साथ में खड़े होकर आज मेरा सपोर्ट करते हैं। तो चैलेंजेस मेरी लाइफ में स्टार्टिंग में यही आए थे। ओके, मतलब इतना अप्स एंड डाउन है आपका जिंदगी में, और आप डटे रहे विजन को देखते हुए, तो उसका बलबूत पर आपने खड़ा होके इतना कुछ करके दिखाए हैं। तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು MBA ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಜಿ ಲೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಇದು ಸೋಪು ಪೇಸ್ಟ್ ಶಾಂಪು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಇಂದ ವಿಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು 12 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ? ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಕಾರ್ನ 19 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ವೀರು ಸಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಶೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ 2,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೌಕರಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರೇನೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 600 ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಟಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಇವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ತಂದೆ ಲವ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ದೂರ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ರು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 60-70 ಸಾವಿರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ. सो वंडरफुल जर्नी है आप लोगों का. तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे. आगे का इंटरेक्शन करने के लिए, सो इंटरेस्टिंग सवाल करने के लिए आपके सामने और एक हमारा बहुत बड़ा लीडर को हम पेश करेंगे. तो दोस्तों, तो अभी हम पेश करने जा रहे हैं इंटरव्यू कंटिन्यू करने के लिए हमारा सुपर लेजेंडरी लीडर, कर्नाटका से ताल्लुक रखते हैं और ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है. नेटवर्क मार्केटिंग में इन्होंने इतना कुछ करके दिखाया है, बहुत बड़ा माइलस्टोन क्रिएट किए हैं. ಸೊ ಇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಫುಟ್ಬಾತ್ ಇಂದ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಂಟೈರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರ್ ಓನರ್, 1,05,00,000 ಪೋರ್ಷೆ ಕಾರ್ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನದರ್ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್, ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಚೀವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಬಿಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ 19 lakhs ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಾವು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Thank you so much sir, thank you so much. अंतु सखत हैंडसम कांता इदिया, वेलकम. Thank you so much. मैं प्रेजेंट करूंगा अपना बहुत बड़ा बहन हस्ती और प्राउड मोदी केयर अचीवर संतोष शेट्टी जी, जिन्होंने आपको देखते हुए इंस्पायर हुए थे और अपने सपने को जगाया. पोर्शे कार का इन्होंने पोर्शे कार लेते हुए उसको करके दिखाया है. और डेफिनेटली तो हमारा एक्साइटिंग सेशन अभी होने वाला है. तो ओवर टू संतु. Thank you so much sir. Raju sir, thank you so much for your great introduction. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಹಾಭಾಗ್ಯ. Thank you so much. Hello Akshay ji, namaste. Digvijay ji, most welcome to this wonderful panel. ये सार्थक सम्मेलना एंड इस शो का नाम है लेजेंडरी टॉक. इतना बड़ा महसूस मुझे हो रहा है. देखो 30 साल के अंदर आपका जो सक्सेस स्टोरी है सारा इंडिया में, आपको पता नहीं होगा, हमारा कर्नाटका में मैक्सिमम लोग अक्षय मैम को बहुत आराम से जानते हैं. जो लोग आज मोदी केयर के अंदर आते हैं एक ही 2 नाम बोलते हैं. जब यंग जनरेशन आएगा हम लोग सबको एक ही नाम बताएंगे. यूट्यूब में जाके आप अक्षय दत्ता बोल के एक नाम क्लिक करो, आपको कुछ उधर सक्सेस स्टोरी मिलेगा, वो देखो, उसका बाद आप डिसाइड करो मोदी केयर करना या ना. उधर सब 4-5 वीडियो देखो, बस उसका बाद आप डिसाइड करो बोल के हम लोग हर एक आदमी को आपका नाम बताया. मैंने आपका नाम आज नहीं, कम से कम 2-3 साल में लाखों बार मैं आपका नाम मेरा सेमिनार में भी बोला, मेरा हर एक प्रोस्पेक्ट और टीम मेंबर्स को आपका नाम बोला. दिग्विजय जी, मोस्ट वेलकम फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन. थैंक यू सो मच. आपके सुनते अभी पिछले 30 मिनट्स का आपका इंटरेक्शन हो रहा था. इट्स अमेजिंग जर्नी आपका. अक्षय जी, आपका जर्नी बहुत बढ़िया लगा आपको. एंड दिस इज वंडरफुल जर्नी अबाउट दिग्विजय जी. आपने इतना बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि पापा का सामने आपको ये सोच आपने रखा ना, पापा तो 2 महीने में बात करेंगे, लेकिन मोदी केयर को मेरे छोड़ दिया तो जिंदगी भर उसका हम लोग कितना भी वो क्या करते हैं, वो उसको परेशान किया तो भी, वो याद किया तो भी वापस नहीं आएगा. वंडरफुल डिसीजन आपने लिया है. मोस्ट वेलकम टू दिस वंडरफुल पैनल एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर योर वंडरफुल सक्सेस स्टोरी. एंड यू पीपल आर इंस्पायर्ड सो मेनी यंगस्टर्स. आज बहुत लोग आपकी वजह से उन लोगों को सपनों की जिंदगी जी रहे हैं. एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर ऑल अपलाइन लीडर्स एंड मेंटर्स. यस सर, आपका सक्सेस स्टोरी बहुत वंडरफुल लग रहा है मुझे. आपने, मुझे पता है आपका इतना छोटी उम्र में और इतना शॉर्ट टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना बड़ा सक्सेस आपने कमाया. उसके लिए आप तो कुछ बैकग्राउंड का काम तो डेली
रूटीन एक्शंस तो आप करते होंगे, डेली एक्शंस, डेली टारगेट करके आपने वर्क कर रहे थे, वो डेली एक्शन और डेली गोल कैसे इंपॉर्टेंट है मोदी केयर बिजनेस में? मेरा सवाल है आपको, डेली आपने एक टास्क रख के, डेली आप एक गोल रख के काम करते थे, उसको क्लोजिंग एक्शंस में आप लेते थे, वो कितना इंपॉर्टेंट है मोदी केयर बिजनेस में? जरा आपका सक्सेस स्टोरी का ये सीक्रेट बता देंगे? बिल्कुल सर। देखिए, जो मेन इस बिजनेस का जो वो है ना, मतलब कह सकते हैं कि कोर जो चीज है जिससे हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं वो है एक्शंस। हम कितनी भी बड़ी प्लानिंग कर ले, हम कितना भी बड़ा गोल ले ले, हम कितना भी सोचते रहे कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो सब बेकार हो जाएगा जब तक कि हमारी डेली की एक्शन नहीं होंगे, जब तक हम डेली एक्शन नहीं लेंगे। मैंने जो करा फ्रेंड्स, मैंने अपनी डेमो किट बना ली थी बहुत स्टार्टिंग में। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के करीबन 6-7 महीने के बाद ही मैं मोदी केयर बिजनेस को सीरियसली करने लगी थी, और मैंने यहाँ पर अपनी डेमो किट बना ली थी। जब मैं बिना डेमो की लोगों से बात करती थी तो लोग मुझे भगा देते थे, बस लिटरली वो मुझे मना कर देते थे बोल के कि हमें बिजनेस नहीं करना, हमें बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 10 में से 2 जगह मुश्किल से मेरा प्रोडक्ट सेल होता था। लेकिन फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, जब मैंने डेमो किट बनाया, डेमो किट बनाकर एक्शन लेने स्टार्ट करे, लोगों के साथ प्लान की शेयरिंग करी विद प्रोडक्ट डेमोस, तो मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। 10 में से जहाँ 2 लोग भी मेरे से सामान ले लेते थे मुश्किल से, जब मैंने डेमो के साथ बात करनी स्टार्ट करी तो 10 में से 8 लोग मुझे ज्वाइन करने लगे, मोदी केयर बिजनेस में मेरे साथ आने लगे। और फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, डेली एक्शन लेने के साथ साथ यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट काम मैंने करा वो ये था कि मैं वीकली मीटिंग्स में कनेक्टेड रहती थी। वीक में एक दिन अगर मैं मीटिंग में नहीं जाती थी तो मेरे अंदर खुद से डिमोटिवेशन आता था, और वो डिमोटिवेशन मुझे 2 कदम आगे बढ़ाने की जगह 3 कदम पीछे ले जाता था। तो मैंने क्या किया, हमेशा एक्शंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी। एक दिन में 3 से 4 होम मीटिंग्स मैं करती थी। मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन भी जाती थी, उस समय मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं था, मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके 150-200 किलोमीटर दूर जाकर 3-3, 4-4 होम मीटिंग्स भी कर लेती थी। जैसे फरीदाबाद से अगर मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ता था, या फिर मुझे बहादुरगढ़ और या दिल्ली के पास कहीं भी जाना पड़ता था, पलवल, मैंने अपने रेगुलर फिक्स शेड्यूल बना रखा था, और उस शेड्यूल के हिसाब से मैं डेली बेस पे एक्शन लेती थी। मिनिमम 4 मीटिंग मैं जब तक नहीं करती थी मुझे मजा नहीं आता था, मुझे लगता था आज मैंने दिन खराब कर दिया। जिस दिन मेरी मीटिंग फिक्स नहीं होती थी, जिस दिन मैं 11 बजे किसी मीटिंग में पहुंची नहीं होती थी, मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो शेड्यूल बनाकर मैंने डेली एक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, डेमो किट बनाई, सिस्टम को हमेशा फॉलो करती गई, और ये एक्शंस लेने दोस्तों हमारे लिए इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक्शंस ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। और एक काम मैं और करती थी कि जो एक्शंस में लेती थी, जो मीटिंग्स में करती थी लोगों के साथ, उसका फोटो क्लिक करके मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर डालती थी। चाहे मुझे एक होम मीटिंग में 0 रुपए का ऑर्डर क्यों ना मिले, लेकिन तब भी मैं उसका फोटो डालती थी, क्योंकि जितने लोग ग्रुप पे है उन्हें थोड़ी ना पता है कि मुझे ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। लेकिन उससे क्या हुआ, मेरी बाकी जितनी टीम थी वो सब मोटिवेट हो गई कि अच्छा अक्षी तो आज 4 मीटिंग करके आई, हम तो घर बैठे थे। और आपको पता है इंडिया में क्या होता है, लोग देखा देखी बहुत काम करते हैं, और लीडर लीड बाय एग्जाम्पल। जब मैं अपनी 4 मीटिंग करूंगी, ग्रुप पे डालूंगी, तो मेरे लोग भी उसी चीज को डुप्लीकेशन करेंगे। लेकिन इफ आई एम नॉट टेकिंग एनी एक्शन, तो मेरी टीम में भी एक्शंस नहीं होंगे। तो एक्शंस आर मस्ट। यस यस, वंडरफुल। बहुत लोगों को जागवार दिखता है, आपका बंगलो दिखता है, बुलेट दिखता है, 14 लाख का चेक दिखता है, उसके पीछे आपने क्या किया वो जानना बहुत जानकारी होगा। ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಅವರು ಡೈಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3 ರಿಂದ 4 ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾರ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ
ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ತನಕ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಜಾನೇ ಅನ್ಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೀಕ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಡೆಮೋ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यस वंडरफुल आंसर. यस बड़ा सक्सेस का पीछे छोटे काम करना बहुत जरूरी होगा. आपने वो छोटे काम और डेली एक्शन आज आपको इतना बहुत बड़ा मंच और सक्सेस आपको दिलाया. यस डेफिनेटली. एंड ये बिजनेस है, एक सिस्टम ओरिएंटेड बिजनेस है. इस बिजनेस में हम लोग एजुकेशन के लिए बहुत प्रायोरिटी देना पड़ता है. पहले हम लोग सीखना पड़ता है, उसके बाद हमारा टीम को सिखाना पड़ता है. आपको इस बिजनेस में एजुकेशन के आपका टीम में बहुत बड़ा एजुकेशन हो, आपका टीम में भी आपने इंप्लीमेंट किया, आपका लीडर्स और मेंटर्स आपको इसको इतना अच्छी तरह से आपको आई थिंक आपको वो सिस्टम बना के दिया. आपको कैसे लगता है एजुकेशन नेटवर्क इंडस्ट्री में MLM में एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों, और एजुकेशन से क्या हमारा मिराकल हो सकता है? सर हम किसी भी चीज को करते हैं ना, चाहे हम साइकिल भी चलाते हैं तो वो भी हमें एक बार सीखनी पड़ती है. एकदम से अगर आपको कोई साइकिल दे दे और बोले चलाओ तो आप गिरोगे. Yes. तो जब साइकिल चलाना जो इतना छोटा सा काम है उसे हमें सीखना पड़ता है. अगर हमें ड्राइविंग सीखनी है तो उसके लिए हमें लर्न करना पड़ता है. अगर हमें कुकिंग करनी है तो उसके लिए हमें लर्न करना पड़ता है. अगर हमें कोई जॉब करनी है तो जॉब में हमें बहुत सी चीजें सीखनी पड़ती है. नर्सरी क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन तक हमें हमेशा सीखना पड़ता है. और बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि मोदी केयर करेंगे फिर लेकिन बिना सीखे, और जो ये बात सोचता है ना वो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाता. लोगों को नाकामयाबी पता है क्यों मिलती है? वो जो सक्सेस नहीं मिल पाती उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि वो लर्निंग से भागते हैं. When there is no learning, then there is no earning. जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो आप अर्न नहीं कर पाओगे. और दोस्तों हमारे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसे बोलते हैं 4-2 का 1, कि 4 वीकली मीटिंग आपको मंथ में अटेंड करनी है. 2 ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करनी है. एक आपको बिजनेस ट्रेनिंग अटेंड करनी है, एक आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करनी है, और एक बड़ा सेमिनार आपको मंथ में कभी भी नहीं छोड़ना. बड़ा सेमिनार छोड़ना इस बिजनेस में पाप माना जाता है. जिसको अपने गोल की तरफ जाना है उसके लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन जिसको गोल तक पहुंचना है वो अगर इवेंट ये 4-2 का 1 नहीं कर रहा तो उसका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा दोस्तों. तो लर्न करना बहुत जरूरी है. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. जब आपको प्रोडक्ट नॉलेज होगी, किसी का पेट में दर्द है और आपने सर दर्द की सप्लीमेंट दे दिया तो क्या होगा? वो कभी मोदी केयर नहीं करेगा और वो छोड़ के चला जाएगा. किसी के बाल झड़ते हैं और आपने उनको बाल झड़ने की जगह सिल्क एंड शाइन वाला कोई शैम्पू दे दिया तो उसको कोई फायदा नहीं होगा. वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगी वो चीज, तो वो अल्टीमेटली आपके साथ काम आगे तक नहीं करेगा. तो इसीलिए बोलते हैं कि पहले सीखो तब सिखाओ. जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते. अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए एक अच्छा टीचर होना बहुत अच्छा टीचर बनने के लिए एक अच्छा स्टूडेंट होना बहुत जरूरी है. तो इस वजह से लर्निंग इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आएगा. सीखिए तो सही. जब आप मीटिंग्स में जाएंगे आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, आपको लगेगा आप क्लासरूम में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं. वो ऐसा लगेगा बचपन के दिन वापस आ गए और बहुत कुछ नया और अच्छा आप सीखेंगे. तो सिस्टम मस्ट है और आज तक भी हम सीख रहे हैं. आज हमें मोदी केयर से बहुत कुछ अचीवमेंट मिल चुका है, लेकिन हम इसको इतना सा मानते हैं इसलिए आज भी हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर रहते हैं. तो जितना सीखने को मिले उतना सीखिए अगर इस बिजनेस में आगे तक जाना है. वाओ, थैंक यू, वंडरफुल आंसर. दिग्विजय जी, आपने बहुत बड़ा एजुकेशन भी किया है, बाहर भी बहुत आपको अच्छा जॉब भी मिला है. इधर मोदी केयर में आके आपको ये छोटे काम डेमो करना ये सब क्यों सीखना है? ऐसे कब तब आपको मन में आया था क्या? बहुत लोग सोचते हैं ये तो बहुत इजी का काम है, बहुत इजीली आसान से बन सकता है. वैसे बहुत लोग सोच के इस बिजनेस में न्यूट्रल और छोड़ देते हैं. आपको कैसे लगा था पहले? आपको जब मैं स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आया था तो मेरे को अक्षय ने कुछ चीजें बताई थी, तो वो चीजें मैंने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी. देखो इस बिजनेस में जैसे बताया कि एक्शन के बिना कुछ नहीं है.
इस बिजनेस को चलाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है एक्शन करना, दूसरी चीज है एक्शन करना, तीसरी चीज है एक्शन करना। इसके बिना बिजनेस नहीं होना है। ये तीनों चीजें जिसने कर ली ना, उसका बिजनेस अपने आप रॉकेट की तरह भागेगा। तो मेरे को ये पता था कि अक्षी ने जो चीजें बोली है ना, गुरु का काम है रास्ता दिखाना। गुरु का अगर आप हाथ पकड़ के चलते रहोगे तो गुरु आपके साथ 2 दिन आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, पूरे 30 के 30 दिन नहीं होगा। तो अक्षी ने मेरे को बता दिया तेरे को एक्शन करना है, नौकरी तू छोड़ के आया। 50,000 की नौकरी छोड़ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। वहां से आते ही मैंने एक्शन लेने स्टार्ट किए डेली बेसिस पे। जैसे हम जॉब करते हैं 9 से 9, 9 to 9 हम जॉब करते हैं, उसी तरीके से मैंने इस मोदीगिर बिजनेस को अपनाया और 9 to 9 करना स्टार्ट कर दिया। और 9 to 9 के बीच में मेरे को ये नहीं पता था मैं लंच कब करूं। मैं कभी लंच कर रहा था शाम को 6 बजे, कभी मेरा लंच हो ही नहीं पाता था, कभी मैं डिनर नहीं कर पाता था। डिनर मेरा होता है रात को 1-1:30 बजे, मैं घर वापसी आता था 2 बजे 1:30 बजे। कभी दूर 300 किलोमीटर जा रहा हूँ मीटिंग करने, कभी 200 किलोमीटर, कभी 250 किलोमीटर। वापसी आते आते 1:30 बज जाते थे, 2 बज जाते थे, और खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। और लगभग दिन में, एक दिन में कम से कम 7-8 डेमो दिखाता था, प्लान दिखाता था। बिना डेमो प्लान के कभी बात नहीं करी। उसका नतीजा ये हुआ, सॉल्यूशन ये हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि तीसरे महीने बाद 35,000 पर मंथ आना, और विद इन 6 months मेरे पास 50,000 पर मंथ मोदीगिर से आने लगे। और ये आए इसलिए थे कि मैंने एक्शन लिए और इंडिपेंडेंट रहा। जो इंसान इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट रहेगा उसका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। जब साइकिल चलाना सीखता है ना बच्चा, तो वो फादर पहले पकड़ के चलते हैं। जब तक फादर पकड़ के चलता रहेगा बच्चा नहीं सीखेगा। जैसे ही फादर ने पीछे से साइकिल छोड़ी, बच्चा 1 बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, बट तीसरी बारी वो सीख जाएगा साइकिल चलाना। तो इसलिए इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जब तक कोई इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक उसका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। मैंने अक्षी को स्टार्टिंग की 4-5 मीटिंग में लेके गया था, वहां देख लिया डेमो कैसे होता है, प्लान कैसे होता है। जब 5th मीटिंग में मैं गया था डेमो प्लान दिखाने, मेरे साथ मेरी अपलाइन नहीं थी और मेरे हाथ ऐसे ऐसे से कांप रहे थे, क्योंकि वो थी 10-12 लेडीज के बीच में मीटिंग और मैं अकेला बैठा हुआ, और रात के 8:30 बज रहे थे। जब मैं स्टेरी क्लीन का डेमो दिखाने बैठा था तो वहां पे स्टेरी क्लीन के डेमो में एक ग्लास सफेद होता है, दूसरा नहीं होता। मैंने क्या किया, दोनों ग्लास सफेद कर दिए थे, सारा डेमो गलत हुआ। बट वहां से गलत डेमो के बावजूद भी मैंने टी ट्री ऑयल का ऑर्डर लेके आया था। मैं जब वापसी आ रहा था बाइक पे, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी, अगर दिग्विजय सिंह आप गलत डेमो दिखा के एक छोटा सा ऑर्डर ले सकते हो, जब आप सही डेमो दिखाओगे तो कितने सारे ऑर्डर्स आएंगे। करेक्ट। उस दिन मैंने सोच लिया कि अब अपनी अपलाइन को कभी किसी मीटिंग में नहीं बुलाऊंगा, करूंगा तो खुद करूंगा। अपलाइन ने मेरे को रास्ता दिखा दिया है, अब इस बिजनेस को अकेले करूंगा और अकेले लेके जाऊंगा आगे तक। भगवान ने हमें अकेले भेजा था और अकेले जाना है, और जिंदगी भर अकेले ही चलना पड़ेगा। जिसको जो अकेला चलना सीख गया वो अपना बिजनेस कर जाएगा। Super, wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much. Yes, viewers, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಸೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ತಾಯಿಯಿಂದ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಕಲಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು, ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ರು. ಎಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯನೇ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಷ್ಟು ಕೂಡ ಧೈರ್ಯ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಕಲ್ತಿರೋದು, ಟೀಮಿಗೆ ಕಲ್ಸಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಷನ್ ನ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀವಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ತಷ್ಟು ಕೂಡ ಬೇಗ ನೀವು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಆನ್ಸರ್, वंडरफुल इंटरेक्शंस. अभी मेरा गुरु राजू सर के लिए मैं हैंड ओवर करता हूँ. अगले क्वेश्चन राजू सर से. ಸೂಪರ್ ಸಂತು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಕ್ಷಯ್ ದತ್ ಅವರ ಒಂದು ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ,
एक चीज के लिए मैं काफी आपको सल्यूट करना चाहता हूँ। आई थिंक 15 दिन पहले आपसे मैं बात कर रहा था, तब मैंने बताया अक्षय जी को हमारा ग्रुप में हजारों लोग फैंस है ऐसा बोला। तब आपने यूं बताया सर मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, वो मेरा मेंटर है, मेरा गुरु है, ऐसा आपने बोल दिया। मतलब एक बीवी को इतना सम्मान देना, इतना हाई रिगार्ड्स देना, ये बहुत बड़ी बात है। और आप बीवी को इतना अच्छा रेस्पेक्ट देते हुए सरेंडर हुआ है, आपने खुद को सरेंडर किया है, इसीलिए आप बहुत आगे बढ़ते हो, इसीलिए आपका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली आप इसीलिए रोल मॉडल कपल हो, रोल मॉडल लीडर हो, तो इसीलिए तहे दिल से हम कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आजकल बहुत बड़ा नारा चल रहा है, नीड ऑफ द आवर, मैजिकल जो चीज है, एक्शन है, वो है 100 PV करना, वो भी 5 तारीख के पहले। लॉयल्टी करते रहना और 100 PV करते रहना। ये आपको क्या लगता है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझती हो अक्षय जी? आप इसके बारे में थोड़ा लाइट दे दीजिए। सर ये 100 PV करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम तो 1 तारीख को ही कर लेते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम 1 तारीख को अपना 100 PV करते हैं और उसको फोटो ग्रुप पे डालते हैं, तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेशन करती है। आज आपको लगेगा 100 PV करना बहुत बड़ी चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में मैजिक कॉर्नर होगा, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा थोड़ा रिटेलिंग भी कीजिए। लोगों को जोड़ने के साथ साथ बहुत सारे हमें अपने साथ में कंज्यूमर्स भी लेकर आने हैं, जो बाद में आगे जाके हमारे साथ बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब हम 100 PV करेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली हम सोचेंगे कि हम इसको कहाँ सेल आउट करें। और जब आप 100 PV करेंगे तो आपकी टीम भी 100 PV करेगी, और आपको पता नहीं चलेगा एक दिन कि आपका जो बिजनेस है, जो आज हम करते हैं मान लो 50 PV, और तो हमारा बिजनेस कुछ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल में आप देखेंगे कि आपका जो बिजनेस था वो 100 PV की वजह से, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप उठाने की वजह से, एक छोटा सा चेंज लाने की तरफ वजह से आपका जो बिजनेस है वो डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स वो हो चुका है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है 100 PV। तो हम तो 100 PV के ऊपर बहुत काम करते हैं, और मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आपको भी जरूर करना चाहिए। बिल्कुल अक्षय जी, आपने सही कहा है, ये एक गेम चेंजर हो सकता है। इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारा बिजनेस में रिटेंशन इतना बड़ा समस्या है, इसी की वजह से बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, और उसमें कुछ ये नहीं आता है। तो ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು 100 PV ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೊಸ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, 100 PV ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ. ಡೌನ್ಲೈನ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾರೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ಚೆಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ರೋತ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ತರನೇ ಇದೇ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0 ಪರ್ಯಂತ ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಸಾಲ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 100 PV ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5-6 ಸಾವಿರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ नो चांस, सक्सेस अन्न मरीಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. बहुत बढ़िया अक्षय जी। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, आपको तो बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट हो चुका है, यूनिक अचीवमेंट हो चुका है, उनमें से कौन सा अचीवमेंट आपका दिल का करीब है, जो आपने बहुत आयश किया है? तो आपका थोड़ा हाइलाइट्स बता दीजिए, कौन सा अचीवमेंट आपको पसंद आया है, वो थोड़ा बता दीजिए। सर अचीवमेंट तो सारे ही बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मेरा है, जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये कि मेरे माँ बाप जो मेरे पे आज बहुत प्राउड फील करते हैं। आप कभी अगर मेरे पापा को यूट्यूब पे या वैसे सामने से सुनेंगे ना, तो पापा हमेशा उनके पॉकेट में काले कलर का चश्मा रहता है, और वो स्टेज पे क्या बोलते हैं कि रिश्ते में तो हम अक्षय के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। तो जब वो ये डायलॉग बोलते हैं और लोग इतनी तालियां मारते हैं, इतना हंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि पापा तो बिल्कुल हीरो बन गए। और क्योंकि आज मैंने कुछ करा इस बिजनेस में, तो आज उनका नाम ऐसा हो रहा है, और वो कितनी प्राउडली ये चीज कहते हैं। तो मम्मी और पापा का जो प्राउड है, वो मेरी बहुत सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और एक अचीवमेंट अगर बताऊं,
तो मेरे साथ में बैठी है मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जो मैं हमेशा बताती हूँ कि लोग घर में साबुन, तेल, पेस्ट, चाय की पत्ती, ये सब चीजें मोदी केयर से आती है, लेकिन मेरे तो पति भी मोदी केयर से ही आए हैं। तो क्योंकि मोदी केयर था तो इस वजह से मुझे इतनी डैशिंग पर्सनालिटी मेरे हस्बैंड हुए, और आज हम लोग मिलकर कितना बड़ा और बिजनेस को भी कर पा रहे हैं, और वैसे भी हम लोग साथ में रह के बहुत खुश रहते हैं। और अगर मोदी केयर नहीं होता तो शायद दिग्विजय जी मुझे ना मिले होते और मैं दिग्विजय जी को नहीं मिली होती। तो एक ये अचीवमेंट है, ये है इमैटेरियल वाली अचीवमेंट्स। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीजें उसकी बात करूं तो यहाँ से एक जैगुआर कार अचीव कर चुकी हूँ, 14 लाख रुपए का मंथली पे आउट एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से ब्रेजा कार ले चुके हैं, 70 लाख का घर पेरेंट्स को गिफ्ट कर चुकी हूँ। शादी के बाद हम लोग घूमने के लिए, शादी होने के 3 दिन बाद हम लोग घूमने के लिए गए, क्योंकि फाइनेंशियली इतने फ्री थे। और मोदी केयर ने आज इतना पावरफुल बना दिया इस बिजनेस ने कि हम अपने पैसों से, मतलब पेरेंट्स से 1 रुपया भी नहीं मांगा, अपने पैसों से हम दोनों घूमने के लिए स्विट्जरलैंड और पेरिस गए। और वहां से आके जब हमारी सालगिरह हुई शादी की पहली, तो हम मालदीव्स घूमने के लिए गए। और अभी कोरोना और लॉकडाउन है, नहीं तो हम शायद आपको अभी ऑस्ट्रेलिया से जूम मीटिंग कर रहे होते या शायद अमेरिका में होते। क्यों? क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा क्रेजी है, हमें घूमना बहुत पसंद है। तो हमने ये सोच रखा है कि साल में कम से कम 4 फॉरेन ट्रिप्स करके आएंगे, क्योंकि लाइफ है एंजॉय करने के लिए। पैसा इतना कमा रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं किया तो क्या फायदा। तो बस इसलिए यही सारी चीजें हमने सोच रखी है। और अचीवमेंट्स तो बहुत है और बहुत सारी और आने भी वाली है, बताऊंगी तो रात हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। वाओ। और डेफिनेटली मैं आपका पिताजी राजीव जी से अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा मुलाकात होता रहता है, बात करते रहते हैं। इतना प्राउड फीलिंग करा दिया आपने, और बहुत सारा आपने बताया है आपका यूनिक अचीवमेंट। तो मैं ये समझ सकता हूँ। समीर सर, एक बिजनेस इंडिया मैगजीन का इंटरव्यू में पूछा गया था आपका जो फेवरेट सक्सेस स्टोरी कौन सा है, उसमें से आपका नाम लिया गया था, उसमें से आपका स्टोरी हाईलाइट हुआ था, बिजनेस इंडिया में आपका स्टोरी आया था। कितना बड़ा अचीवमेंट है, कितना बड़ा गर्व महसूस करते हैं। और आपका जागवार कार का इनाग्रेशन के लिए समीर सर खुद आए थे, और रेडियो मिर्ची का इंटरव्यू भी आया था आपका। ये सब मैं समझता हूँ बहुत ही यादगार है आपका जिंदगी में। तो इसका थोड़ा करना मैं बोल देता हूँ। ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ತಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ, ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಇದೆ ಮೋದಿ ಕೇರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಮೋದಿ ಕೇರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಲೋಯರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ತರ ಇವ್ರದ್ದು ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಗೋವಾ, ಊಟಿ, ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್, ಮಸೂರಿ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೂಪರ್ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಒಂದು ಆನಿವರ್ಸರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಯೂತ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಈ ತರ ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. हार्ड वर्क ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सो आप दोनों को देखते हुए एक सेंटेंस मेरे को याद आ रहा है, उसको सेंटेंस को आपको मैं समर्पित करता हूं. जब आप तरक्की को शिद्दत से करते हो, कामयाबी भी आपको सल्यूट करता है. तो आपने इतना कुछ तरक्की किया है, इसीलिए कामयाबी आपके पीछे पड़ा है और कामयाबी का हर मंजिल को आपने पार किया है. तो बहुत बढ़िया है. तो थैंक यू सर. तो दिग्विजय जी, इन शॉर्ट आप बता दीजिए सक्सेस स्टोरी में कौन सा स्पेशल लगा आपको? सक्सेस स्टोरी में सर देखो, सबसे ज्यादा स्पेशल मेरे को क्या लगा कि जैसे आपने बताया था ना कि 20-21 साल पहले माधुरी दीक्षित जी की शादी हुई थी और लाखों लोगों के दिल टूटे थे जी. सबसे ज्यादा स्पेशल यही लगा कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे साथ बैठी हुई है. मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ सर कि अक्षय जी से मेरी शादी हुई. बहुत लकी फील करता हूँ. आप तो हीरोइन को पाया और आप भी हीरो थे, ये तो डेफिनेटली दिल का करीब है. सो रियली ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस. ये काफी है,
ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, तो रियली ग्रेट था। तो नाउ ओवर टू संतू। तो Yes. हम आगे बढ़ेंगे। इन शॉर्ट हमको जाना होगा, टाइम अभी बहुत जल्दी से दौड़ रहा है, तो ओवर टू संतू। यस यस, थैंक यू सर, वंडरफुल वंडरफुल। मैं यही आंसर आपसे दिग्विजय जी से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा बोल के आपने बिल्कुल बिल्कुल। यस, इट्स एन ऑसम आंसर, थैंक यू। यस, आपका जो क्रेजीनेस है, आपका जो वो पागलपन है, वो आपको इतना बड़ा सक्सेस का एक बहुत बड़ा रास्ता मुझे आपको पता चला। बताइए आपका और सक्सेस का स्पेशल सीक्रेट क्या है, मुझे ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आज इंडिया में बहुत लोग यंगस्टर्स है, हमारा अभी यंगेस्ट इंडियन कंट्री होगा, अभी मोर देन 55 to 60% वी आर इन यंगस्टर्स, वी आर कमिंग टू लाइमलाइट फॉर द, हमारा जिंदगी जीने के लिए हम लोग लाइमलाइट में आने के लिए चाहते हैं। लेकिन बहुत लोग आज भी एक छोटा काम करने के लिए, एक छोटा जॉब मिलने के लिए, उसी के लिए सोचते रहेंगे। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, फिर भी इतना सक्सेस देखने के बाद भी बहुत लोग आने के लिए आगे पीछे देख रहे हैं। आपका सक्सेस का कुछ स्पेशल सीक्रेट शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स, कम से कम 4,000 to 5,000 लोग आज इस सेशंस को अर्ली मॉर्निंग देख रहे होंगे। आपका स्पेशल सीक्रेट प्लीज। सर स्पेशल सीक्रेट की बात करूं तो जो मेरा स्पेशल सीक्रेट है वो है पेशेंस। बहुत से यंगस्टर्स इस बिजनेस में आते हैं, यंगस्टर्स या बड़े लोग, अगर हम कहें कि जो 40, 50, 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो भी इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जितनी स्पीड में ज्वाइन करते हैं उतनी स्पीड में आउट हो जाते हैं। और आउट क्यों जाते हैं? क्योंकि वो लोग ना पेशेंस नहीं रखते, उन्हें क्या है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अगर हमें एक झोपड़पट्टी बनानी है ना, तो उसको बनाने में 1 हफ्ता या 1 महीना लगेगा, लेकिन अगर हमें एक बहुत बड़ा सा महल खड़ा करना है तो उसके लिए हमें सालों साल लग जाते हैं। और लोग इस बात को नहीं समझते, उन्हें क्विक चाहिए, क्विक चाहिए। तो वो एक जॉब में बंदे रहते हैं जो 20, 30, 40 हजार, मतलब एक झोपड़पट्टी आप कह सकते हो, उसी में वो जिंदगी अपनी पूरी की पूरी निकाल देते हैं, या एक नॉर्मल सा एक घर, उसी में अपनी पूरी जिंदगी को निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपको एक महल के लिए काम करना है, अगर आपको एक महल खड़ा करना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, पेशेंस के साथ करनी चाहिए। आपको बहुत से समय पे लगेगा कि ये नहीं चलेगा, इसे छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, मेरा विजन एकदम क्लियर था, मैंने डेमो किट बना ली थी, मैंने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए थे, तो आज उन सब चीजों से मैंने पार किया। और मैंने सिर्फ एक चीज रखी, इन 8 से 9 साल मुझे इस बिजनेस में हुआ है, और इन 9 सालों के अंदर मैंने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, जिसका नाम है पेशेंस। बहुत सी बार मुझे अपनी डाउनलाइन के ऊपर बहुत से गुस्सा आया, मन करा कि यार इनको ना एक पिटाई कर दो इनकी, ऐसा मन किया, लेकिन हमेशा स्माइल रखी फेस पे और बहुत पेशेंटली उनसे बात करी, हमेशा प्यार से अपनी टीम को टैकल किया। तो बहुत सी बार गुस्सा आएगा, बहुत सी बार मन करेगा छोड़ दो यार, ये नहीं चलता, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रखी, छोड़ना इज वेरी इजी। तो ये सब चीजें दिमाग में आई भी तो भी डोंट एवर क्विट। अगर इफ यू डोंट क्विट यू आर बाउंड टू सक्सेस, बट अगर आप क्विट कर देंगे बीच में तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो पेशेंस जो है मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा राज है कि मैंने बहुत पेशेंस रखा। कभी कभी डेमो दिखाने होम मीटिंग के लिए जाती थी, वहां पे बोल देते थे 10 लोग आएंगे, लेकिन आया एक भी नहीं होता था, तब भी उस डाउनलाइन से बहुत प्यार से बात करके आती थी और बोलती थी कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा, अगली बार लोग आ जाएंगे, इस बार नहीं आया तो क्या हुआ, जाती रहती थी। पेशेंस रखी बस, और पेशेंस रख के क्या हुआ कि आज मेरा बिजनेस बढ़ गया। जब मैं मीटिंग में जाती थी मुझे सब लोग कहते थे कि अक्षी हम तेरे साथ मीटिंग में चलेंगे, लेकिन इनवाइट करती थी 20 लोगों को, आते थे 2 लोग, रोती थी कि यार ये क्या हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी और सिर्फ 2 लोग आए। फिर वहां पे क्या रखा, पेशेंस। सोचा इस बार नहीं तो अगली बार आएंगे, नहीं तो अगली बार आएंगे। और आज बहुत सी जगहों पे मेरे खुद के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जहां मैं भी प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम को फॉलो करा, पेशेंस रख के कि कोई नहीं आया कोई नहीं, मैं जाऊंगी, हर बार मीटिंग अटेंड करूंगी, कोई भी ना आए मैं जाती रहूंगी। तो पेशेंस जो है वो मेरी सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है। थैंक यू ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್। ಎಸ್, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 60-65% ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ನಡುವೆ ಇವ್ರೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಇರುವಂತದ್ದು, ತಾಳ್ಮೆ. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ 8-9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಡೆಮೋ ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, 20 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೌನ್ಲೈನ್ಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಳ್ಮೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೋಪಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅವತ್ತಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ತಾಳ್ಮೆನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಡೆफिनेटली हम लोग भी वो फेस किया है, बहुत हमने मेहनत और उसका साथ साथ हमने पेशेंस किया है. मुझे आज भी पता है कम से कम 6 to 7 years हम लोग सक्सेस का टच भी नहीं किया था, फिर भी हमने एक पेशेंस रख के आज नहीं कल डेफिनेटली इस बिजनेस में 100% हम लोग एक बहुत बड़ा सक्सेस कमाएंगे बोल के हमने पेशेंस रख के रुका. आज वो सब कुछ हमको मिला है. थैंक यू सो मच. दैट इज डेफिनेटली हर एक आदमी के लिए ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನುವಂತ ಅಸ್ತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ ಅಕ್ಷಯ್ जी एंड दिग्विजय जी, आज कोरोना का बाद डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया. इट्स एन अमेजिंग शिफ्ट आ गया. डिजिटली रेवोल्यूशंस आज डायरेक्ट मार्केटिंग में हुआ. बहुत लोग सोचते थे ये बिजनेस आप उधर जाके इधर जाके करने का बिजनेस है, आपको घूमना होना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए, आपको उधर इधर घूमते घूमते करना चाहिए, हम लोग को ये बिजनेस नहीं होगा बोल के बहुत लोग हमको टीज कर रहे थे. लेकिन जब कोरोना आया हम लोग घर में बैठा, हम लोग भी चेस खेला, हम लोग भी लूडो खेला, हम लोग भी खूब एंजॉय किया. फिर भी 1 आवर 2 आवर्स जूम में बैठ के बिजनेस किया तो लाखों रुपए चेक आने के लिए शुरू हो गया. लोगों को अभी दिमाग में आ गया घर में बैठ के भी ये बिजनेस कर सकता है. आपको कैसा लगता है ये डिजिटल रेवोल्यूशन इतना इंपॉर्टेंट, डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? डिजिटल रेवोल्यूशन कितना तक जाएगा? ये बिजनेस में डिजिटल इन्वॉल्वमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. क्यों? क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि इस समय हम बैठे हुए हैं फरीदाबाद में और हम लोग कर्नाटका और पता नहीं कितने लोगों को हम अभी टच कर पा रहे हैं अपनी बातों के थ्रू. कैसे? ऑनलाइन. ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एक वो है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है. और हम चाहे तो जूम के थ्रू, यूट्यूब सेशंस के थ्रू अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसे प्रमोट कर सकते हैं. अब हम भी है, हम लोग यहाँ है, लेकिन हमारी कुछ टीम्स है मुंबई में चल रही है, कुछ भोपाल में चल रही है, कुछ बिहार में चल रही है. कोरोना था, लॉकडाउन था, हम कहीं जा नहीं सके, लेकिन हमने जूम के थ्रू ही बहुत अच्छा बिजनेस हमने क्रिएट किया. और अब अगर कोरोना नहीं भी रहता तो भी हम हर बार तो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो सकते ना, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जूम और ये जो हमारा डिजिटली जितना काम चल रहा है उसकी हम हेल्प लेके बहुत बड़े बिजनेस को जनरेट कर सकते हैं. Yes, yes, yes. Thank you, दिग्विजय जी. Please tell about our digital revolution. आपका क्या सोच है इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा, जब हमने लास्ट ईयर यूट्यूब सेशन स्टार्ट किए थे, कोरोना लॉकडाउन लग गया, तो हमने सोचा कि घर बैठे बैठे कुछ तो करना पड़ेगा प्रोडक्टिव घर बैठ के. तो YouTube सेशन स्टार्ट किया और जब YouTube सेशन स्टार्ट किए तो वहां से हमारे पास बहुत सारी लीड आने लगे. हमने वहां पे ना नंबर डाल दिया था कि हमारे आजादी सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. तो जब नंबर डाला तो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आने लगे और हमारे पास वहां पे जयपुर से लीड आई, भोपाल से लीड आई, और जो लीड आई थी ना आज वो इतनी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. लगभग 9 महीने में भोपाल वाली जो लेग हमारी जनरेट हुई थी वो 4 लाख का बिजनेस देने लगी. ये बिकॉज ऑफ यूट्यूब सेशन हुआ था. आज जूम के थ्रू देखो, आज जैसे अक्षय जी ने बताया बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं जूम के थ्रू. और कहीं हमारी नई लेग स्टार्ट हुई है, जैसे आप लोग कर्नाटका में बैठे हो और दिल्ली में आपकी लेग स्टार्ट हुई है, तो उनको कनेक्ट कैसे करोगे? जूम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो. और हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कह रहे हैं? डिजिटल इंडिया. डिजिटल इंडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डिजिटल में जो ताकत है ना वो किसी और चीज में ताकत नहीं है. आज जितना यूथ है सारा डिजिटली काम कर रहा है. फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, जूम पे कॉर्पोरेट जितने ऑफिसेज में काम हो रहा है सारा जूम पे काम हो रहा है. वर्क फ्रॉम होम कैसे हो रहा है? वो डिजिटली हो रहा है. ये सारा डिजिटली काम हो रहा है.
फेसबुक के थ्रू मैंने जब इस बिजनेस में आया था, फेसबुक के थ्रू मैंने अननोन लोगों को, बहुत सारे अननोन लोगों को रिक्वेस्ट भेजी, नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ये सोच के कि कभी ना कभी ये मेरे को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और मेरी प्रोफाइल चेक करेंगे। आज 2 साल बाद मेरे पास जब उनकी मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करी, कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दी, जब आज 2 साल बाद वो प्रोफाइल देख रहे हैं तो उनके कॉल आ रहे हैं, सर आप क्या बिजनेस करते हो। उन्होंने ज्वाइनिंग करी और आज वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो आपको मना करेंगे। व्हाट्सएप पे हमारे लगभग कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो हमारे रिलेटिव हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गया। अब वो लोग बार बार देखेंगे कि भाई अक्षय दत्ता, दिग्विजय सिंह पॉश कार लेने जा रहे हैं या कोई और अचीवमेंट करे, बार बार व्हाट्सएप स्टेटस पे वही चीज लगाए जा रहे हैं, वही चीज लगाए जा रहे हैं, वही चीज लगाए जा रहे हैं। तो जो आपको मना करता है, आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड, उसके माइंड में कभी ना कभी वो चीज पिंग करेगी और वो बोलेगा कि मेरे को भी ज्वाइन कराओ, मेरे को भी पोशाकार लेनी है। तो ये सारी डिजिटल की ताकत है। Correct. Thank you. Wonderful. Yes, dear friends, ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಜಿಟಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವಿವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಾದಂತ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ 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 ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಭವಿಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ಯಾರಿವತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದಾರೋ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವಿನ್ನು ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಜಿ. ಅಂಡ್ अगला क्वेश्चन रेडी है हमारा गुरु राजू सर. यस, ओवर टू यू सर. वंडरफुल जॉब संतु, रियली सुपर रॉकिंग एंड स्मार्ट. अक्षय जी और दिग्विजय जी, आप भी इतना अच्छा वंडरफुल इंटरेक्शन कर रहे हो और इतना अच्छा सक्सेस सीक्रेट आपने पेश किए हैं. तो अगला सवाल दिग्विजय जी के लिए, कई सवाल तो मेरे को छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि टाइम दौड़ रहा है. ओके दिग्विजय जी, मैंने अपना जगत नारायण जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो आपको इंटरव्यू कर रहे थे. उस टाइम पे आपने एक इंसिडेंट आपने शेयर किए थे, उसको वो इंसिडेंट सुनते हुए मेरे को बहुत हार्ट टच हुआ. तो ये रहा कि आपने शादी के पहले अक्षय जी का घर, पुराना घर देखना गए थे, कहीं पतली गली में घुस के गए थे, वहां देख के बहुत चकित हुआ आपको. तो उस टाइम पे आपने कुछ एक्सप्रेस किए थे, उसको सुनते हुए मेरे को बहुत हार्ट टच हुआ था. तो वो घटना क्या रहा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए दिग्विजय जी. सर, ये स्टार्टिंग की बात है. जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एक कार की सेलिब्रेशन में गए थे, तो अक्षय जी के साथ मैं भी था. गाड़ी मेरी गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसमें अक्षय जी की मम्मी भी थी, तो हम तीनों थे. वो सेलिब्रेशन के बाद ना अक्षय ने मेरे को बोला कि चलो मैं दिखाती हूँ अपना पुराना घर, जो हमारा पुराना घर था. तो जब मैं गाड़ी लेके जाने लगा तो वो इतनी छोटी गली थी कि फॉर्च्यूनर नहीं मुड़ पा रही थी, उसमें घुस नहीं पा रही थी. तो अक्षय जी ने बोला कि गाड़ी यहीं खड़ी कर दो, हम पैदल चलते हैं. और जब वहां पे गए और जब मैंने वो घर देखा, उस घर का इतना छोटा सा गेट था, लगभग 4 फीट का वो गेट होगा. और वो घर इतना था कि मतलब कि छोटा सा घर, और मेरे को देख के ना समझ में नहीं आया कि यार अक्षय जी यहाँ रहती थी. मैं उस टाइम शॉक हो गया था और लिटरली मेरी आंखों में ना आंसू आ गए थे. और अक्षय जी उस लेवल से उठ के आज जिस लेवल पे पहुंची है ना, सच में सर बहुत जबरदस्त इसके पीछे मेहनत रही है. आज लोग 14 लाख देखते हैं, जैगुआर देखते हैं, फ्लैट देखते हैं, बट जो उसके पीछे वो पुराना घर नहीं देखा लोगों ने. जब वो पुराना घर देखेंगे ना, असली सक्सेस लोगों को पता चलेगी
कि अक्षय दत्ता ने क्या चीज करी है इस बिजनेस के लिए। आज वहां से उठ के एक अच्छे 80 लाख के 70 लाख के फ्लैट में पहुंचे, जैगुआर गाड़ी चला रहे, तो बहुत जबरदस्त था वो उस टाइम का मोमेंट ना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। सलूट है अक्षय जी को और उनकी फैमिली को, सलूट है, हेड्स ऑफ। वाओ, रियली हार्ट टचिंग एक्सपीरियंस रहा। तो डेफिनेटली ये सब जो इतना बड़ा विरासत जो खड़ा करते हैं वो हमेशा कमिटमेंट के साथ ही आता है, कोई मुफ्त में हम पा नहीं सकते। तो दोस्तों फ्रेंड्स, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕ್ಷಯ್ ದತ್ತ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಗಾ ಶೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಗಾಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಳೆ ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಟೂ ವೀಲರ್ ಹೋಗೋದ್ ಕಷ್ಟ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಮನೆ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಗೇಟು, ತುಂಬಾ ಹಳೇ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಿದು ಈ ತರ ಒಂದು ಝೀರೋ ಇಂದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ರಿಯಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಿಯಲ್ ಆಜಾದಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು. ಸೊ ರಿಯಲಿ ಇದು ಮೋದಿ ಕೇರ್ನ ತಾಕತ್ತು ಅಂತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಡ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓವರ್ ಟು ಸಂತು. Yes, thank you sir, thank you so much. Yes, बहुत इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल इंटरेक्शंस. समय टाइम बहुत धीरे चल रहा है. यस, अभी हम लोग आपसे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ. आपका विजन 2025 में मोदी केयर के बारे में आपका एंड MLM इंडस्ट्री के बारे में आपका विजन क्या है? 2000 कब का पूछा सर आपने? 2025. Yes. सर 2025 तक हमारा जो विजन है वो ये है कि हमें अपनी टीम में 2501 कार्स दिलवानी है, 2501 लोगों को लखपति बनवाना है, और साथ ही साथ जो आज हम साल का 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं, हमें अपनी मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए महीने की चाहिए. और ये क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लेडी है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जो पर मंथ 1 CR से ज्यादा कमाती हैं, 1 करोड़ 27 लाख रुपए हर महीने का कमाती है. तो हम लोगों का विजन भी यही है कि हमें खुद सक्सेसफुल होना है और अपनी टीम में बहुत से लोगों को सक्सेसफुल बनाना है. Wow, wow, it's an amazing. मैं भी कुछ कहना चाहूंगा. Yes, दिग्विजय जी. अभी कुछ स्टेटमेंट आई थी फिक्की की, उन्होंने बताया था 2025 तक ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है 66,000 करोड़ की होने वाली है 2025 तक. Yes. और उन्होंने जब बताया था तो मैंने ये सुना था कहीं से कि जो आज नलायक से नलायक भी इस बिजनेस में जुड़ गया, कनेक्ट हो गया, उसका भी 2025 में कम से कम 10 से 20 लाख का चेक होगा. 10 से 20 लाख का. Yes. तो ये इंडस्ट्री इतनी जल्दी ग्रो होने वाली है. और मोदी केयर का तो मतलब कि इसका तो नाम ही काफी है, जहां मोदी केयर आ गया वहां तो बल्ले बल्ले है. 2025 में मोदी केयर सारी जो जितनी भी MLM कंपनीज है ना, सबको बीट करने वाली है. इतना ये मेरा विश्वास है. मैं कहता हूं कि 2025 तक मोदी के नंबर 1 पे होने वाली है. ವಾವ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ 2025ಕ್ಕೆ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್, ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷಯ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 2025 ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2500 ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, 2500 ಜನಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಇನ್ಕಮ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಖಾ ಭಾರ್ಗವ್ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತೇನು 1,27 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 2025ಕ್ಕೆ 65,000 ಕೋಟಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 2025ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 10 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ದುಡಿತಾರೆ. ಅದಂತೂ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಅಂತೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ डेफिनेटली, थैंक यू सो मच. 100% आप जो बोला है वो 100% हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग मोदी केयर का ये स्पीड, मोदी केयर में जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मोदी केयर में जो प्रमोशंस दे रहा है, उसको देख के 100% हर लोग आजकल पागल हो रहा है. जो आपने बोला है
हर गली में आप मोदी केयर के बारे में सुनो, आज बल्ले बल्ले, आज हमारा रास्ते पे आप किधर भी देखो मोदी केयर का ये कार 100% विद 100 कार्स 1 मोदी केयर स्टिकर का कार आपको देखेंगे। हर गांव में आपको एक मोदी केयर का डीपी आपको मिलेंगे। ये तो शुरू हो गया, अभी क्या क्या होगा हम लोग डेफिनेटली विजन हम लोग इतना देख सकते हैं, पता नहीं वो किधर तक जाएगा। यस एंड अबाउट द इंडस्ट्री, आपका विजन क्या है मोदी केयर एंड अबाउट द MLM इंडस्ट्री के बारे में आपका विजन क्या है? सर बहुत बड़ा होने वाला है और जितने भी लोग हैं हम उनको बोलेंगे सेंस ऑफ अर्जेंसी को समझे और जल्द से जल्द अपनी आईडी लगाए, अपने लोगों को ऐसा डीलर ना छोड़े, क्योंकि अगर आप अपने लोगों को ज्वाइन नहीं कराएंगे तो आप ही के पड़ोसी को, आप ही के रिश्तेदार को कोई ना कोई और ज्वाइन करा ले जाएगा, क्योंकि आप बढ़ना चाहे या नहीं चाहे ये इंडस्ट्री तो बढ़कर रहेगी। तो बस फोकस्ड हो जाइए और जितने भी लोगों को जानते हो उनका आधार कार्ड ले लो, क्योंकि यदि उनको किसी और ने जोड़ दिया तो अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि हम एथिकल काम करेंगे तो ही बहुत अच्छे से हम एक अच्छा लीडर कहलाएंगे और अच्छे से हम पैसा अर्न कर पाएंगे। तो बस यही कहना चाहूंगी कि फटाफट आपके जितने भी लोग हैं उन सबको ले आइए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है और असली पावर ये आने वाले 5 सालों के अंदर दिखा देगी। जैसे आज बोलते हैं कि ये डॉक्टर जा रहा है, ये एक इंजीनियर जा रहा है, वैसे 5 साल के बाद आम जनता को पता होगा कि ये एक नेटवर्कर चल के जा रहा है। इतना पॉपुलर होने वाला है इंडस्ट्री, तो अभी से जो लोग इसमें हाथ डालेंगे उनकी नैया पार हो जाएगी, वो डेफिनेटली इस बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे। यस थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू दिग्विजय जी। डेफिनेटली वो एक दिन आएगा, डेफिनेटली आपने बोला ಒಂದ್ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೇನ್ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ಮೋದಿ ಕೇರ್ ನವರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100% ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ। ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆದವರು ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಎಸ್ एंड लास्ट एक मैसेज आपसे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ। यस आपका अभी बहुत लोग न्यू ज्वाइनिस आ रहे हैं, बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं, उन लोगों को आपका एक मैसेज क्या आप देंगे? मैं मैसेज में यही बताना चाहूंगी आपको कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और इसको हम सबको जरूर करना चाहिए। जितने भी यूथ्स हैं आज के टाइम के, वो अपनी एनर्जीज को उल्टी सीधी जगह पर हम लोग अपने टाइम को खराब कर देते हैं बेकार की चीजों में पढ़ के। अगर हम उसको एक पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज करके अगर इस इंडस्ट्री के अंदर देंगे तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आप में से कोई अपना हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर ले आए, क्योंकि हम लोगों का तो प्लान है आने वाले 8-10 सालों में हम अपना यहाँ से हेलीकॉप्टर भी लेंगे और अपने घर में हेलीपैड भी बनाएंगे। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत शानदार इंडस्ट्री है। और जब आपके साथ संतोष शेट्टी जी जैसे, राजू डीजी सर जैसे, विजय डीजी सर जैसे और नीना जी, फिलिप जी और हमारे जो मिरेकल चंद्रू जी है, मंजुनाथ शेट्टी जी हैं, ऐसे जब इतने शानदार लीडर्स हैं ना, तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। अब बस अपनी पावर को पहचानिए और जो ये आपके लीडर्स है, जो आपके अपलाइंस है, इनकी बातों को ध्यान से सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं, उस पे इम्प्लीमेंट करिए चीजों को और देखिए कैसे आपका बिजनेस रॉकेट की तरह भागेगा। थैंक यू जो आपने हेलीकॉप्टर का बात बताया, ड्रीम बताया, जो आपका वर्ड्स भी हेलीकॉप्टर जैसे है। ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಮೋದಿ ಕೇರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಸಮಯವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸರಿಯಾದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ದಿಗ್ಗಜ ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ। ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ अक्षय जी, आपसे बात करके एंड आपके इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। दिग्विजय जी, यू आर सो हैंडसम एंड वंडरफुल, आप भी बहुत बड़ी जोड़ी है। डेफिनेटली आपका जो हेलीकॉप्टर का ड्रीम है और 1 करोड़ का ड्रीम बहुत जल्दी से जल्दी वो सच हो जाएंगे, और उसका एक वीडियो हम देखना बहुत जरूर चाहेंगे। एंड थैंक यू सो मच राजू सर एंड ऑल द कर्नाटक व्यूवर्स। ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7-8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಅವರ ಕನ್ಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ।
ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ಡಿಯರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ. ಕನ್ಸನ್ನ ಕಾಣಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳುವಂತ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಜಿ. थैंक यू Thank you Thank so you. much संतु, थैंक यू सो मच अक्षय जी और दिग्विजय जी. इतना अनमोल रहा, कोई इसके लिए सिवा नहीं है. तो मैं इतना गारंटी बोल सकता हूँ, कोई लड़की सुना है तो वो अक्षय बनेंगी, कोई लड़का सुना है तो दिग्विजय बनेंगे, कोई कपल बैठे हैं तो वो अक्षय जी और दिग्विजय जी बनेंगे, ये पक्का है. तो इतना कुछ आपने सिखाया है. तो फ्रेंड्स, ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ರೀಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು आज रात को ये रीटेलिकास्ट होगा लाइव पे, और इसके बाद